नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केसव कल्चर के चैनल पर आज एक विशेष अतिथि के साथ हूँ। ये जयपुर से हैं। इनका नाम पंडित हर्षद त्रिवेदी है। ये कुंडली के विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा, अंक शास्त्र, सभी चीजों का ज्ञान रखते हैं और लोग इनसे अलग अलग मुद्दों पे इनका राय लेते हैं और अपने जीवन में उनको बहुत लाभ मिलता है। स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल है, ज्योतिष को कुछ लोग ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र कहते हैं और कुछ लोग इसे स्यूडो साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? अगर हम इस मैटर के ऊपर बात करें रश्मि जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये सबसे पुराना है। आप जो स्यूडो के बारे में बता रही हैं, तो ये लोग अब जानने लगे। साइंस आप ये कह सकते हैं कि साइंस भी है, तो लेकिन साइंस के बारे में लोग अब जानना शुरू किए, लेकिन ज्योतिष जो है वो बहुत पुराना है। अच्छा। तो अगर तीनों को कंबाइन करके अगर आप देखते हैं, तो मेरे हिसाब से जो रहेगा कि ज्योतिष जो है उससे सारी चीजें एकदम प्योर नेचुरल तरीके से निकल कर आती है। और ज्योतिष से आपको ये भी पता चलता है कि आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या ग्रहों से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो उसमें उसका सही अर्थ निकल के आता है। ये मेन चीज है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो नवग्रह हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये इंसानों को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल प्रभावित करते हैं। इनकी ग्रह चाल के ऊपर ही इंसान का जीवन जो है वो चलता है। अच्छा। ये मैं आपको बताऊं। जी बिल्कुल। ग्रहों के आधार के ऊपर ही आदमी का जीवन चलता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आप अच्छा जीवन यापन करते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है ना? अपनी मेहनत और अपने भाग्य से वो आगे बढ़े। तो इस ऐसी समय के ऊपर जब सचिन तेंदुलकर जन्म हुआ था, तो उस समय लाखों लोगों ने जन्म लिया हुआ, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता है। तो आपके जीवन के अंदर आपके ग्रह बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, आप लोग जब कुंडली देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसके लिए समय, तिथि और किस जगह पे उस बच्चे की पैदाइश हुई है वो आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यस। मेरा आपसे अगला सवाल है कि जब बच्चे ट्विंस होते हैं, कभी उनके बीच में 3-4 मिनट का भी अंतर होता है और कभी 1 मिनट का भी अंतर होता है, और जितना मुझे पता है कि 5 मिनट का अंदर जो है आप लोग उसको कंसीडर करते हैं, 5 मिनट का डिफरेंस जो है। तो ट्विंस के केस में इतना ज्यादा बदलाव, इतना डिफरेंस क्यों दिखता है? वो डिफरेंस इसलिए दिखता है क्योंकि हालांकि दोनों का अगर 1 मिनट का फर्क अपन मान करके चलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में अगर एक बच्चा है, अगर वो समझदार है, ज्यादा तरक्की करे, तो दूसरा बच्चा भी उतना ही करे, क्योंकि ये सारा खेल होता है आपके पिछले जन्म का। पर लेकिन मेरा आपसे अगला सवाल ये है, आपने बात की पिछले जन्म की, अभी तक में मैंने जितने भी ज्योतिष आचार्य को देखा है वो सब इस जन्म की बातें करते हैं। तो क्या हम कुंडली से जो आप लोग विश्लेषण करते हैं उससे पिछले जन्म के कर्मों के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। वो इसलिए जान सकते हैं क्योंकि आपकी कुंडली आपके इस जीवन के बारे में भी बताती है और आप ही की कुंडली आपके पिछले जीवन के बारे में भी बताती है। ये सबसे बड़ी बात है। एक अच्छे ज्योतिष से अगर आप मिलते हैं जिसको सही तरीके का ज्ञान हो, तो वो आपको इस जीवन के बारे में भी बता सकता है और आपके पिछले जीवन के बारे में भी बता सकता है। पंडित जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या हम पेरेंट्स की कुंडली देख करके बच्चों के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल रश्मि जी, बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे का समय मालूम नहीं है, जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म तारीख तो आपको ध्यान है, लेकिन उस समय क्या था ये अगर मालूम नहीं है, तो आप पेरेंट्स की अगर कुंडली बनेगी तो पेरेंट्स की कुंडली से बच्चे का भविष्य देख सकते हैं। इट इज अ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। पंडित जी, आज के समय में लोगों के 1 बच्चे, 2 बच्चे या 3 बच्चे ज्यादा से ज्यादा होते हैं। पहले 8-10 बच्चे आम बात हुआ करती थी। तो उस समय में भी क्या आप 8-10 बच्चों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुंडली से? बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि अगर किसी के 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों में कौन सा बच्चा ज्यादा समझदार निकलेगा, किस बच्चे में क्वालिटी ज्यादा है, किस बच्चे में क्वालिटी कम है, या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुंडली। तो ये किस हिसाब से करते हैं? आपको अगर 5 बच्चे, किसी लेडी ने बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं,
तो आप फिर उनका नाम पूछेंगे, उस हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे, या फिर उनके बारे में उनकी कुंडली देख के करेंगे? कैसे ये जो योग होता है? अगर उनकी कुंडली उनके पास नहीं है, हम्म, अगर उनकी कुंडली उनके पास है तो कुंडली से प्रेडिक्शन दी जा सकती है। हम्म, अगर कुंडली उनके पास नहीं है तो आप उनके नाम से भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं या उनके चेहरे से भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक समुद्र है हम्म, और इस समुद्र के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हम्म, एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर होगा हम्म। तो वो आपको सही चीजें बताएगा और वही सही चीजें आपके काम आने वाली है आपके फ्यूचर के अंदर। ये सबसे बड़ी होती है। जिसको अच्छा ज्ञान होता है, अच्छी नॉलेज होती है, तो वह आपको आपका चेहरा देख के भी बता सकता है। एक एक मेरा छोटा सा सवाल है इसी से संबंधित। कुछ मुझे ज्योतिष के ही ज्ञाताओं ने बताया है कि सास ससुर के बारे में भी प्रेडिक्शंस किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, कुंडली से किया जा सकता है, प्रेडिक्शन किया जा सकता है, सास ससुर के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है। यह भी संभव है। बिल्कुल संभव है ये। अगर आपकी कुंडली उनके आपके पास नहीं है हम्म, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे हम्म, तो मैं आपको बता सकता हूँ उनके नाम के द्वारा कि वो आपके लिए कितने लकी रहेंगे, कितने भाग्यशाली रहेंगे, हम्म। या आपके जीवन में कितने करवा दे सकती है। एक बहुत आजकल समस्याएं होती हैं लोगों को, जिसमें से कि तरह तरह के शारीरिक रोगों की समस्या है, और लोग इसके लिए भी ज्योतिष के पास जाते हैं कि हॉस्पिटल में तो इतना इलाज करा लिया, कुछ हो नहीं रहा, तो आप देखिए कहीं किसी ग्रह की दशा तो नहीं है। तो क्या ऐसा वास्तव में होता है कि किसी शख्स को जो बीमारी है, चाहे उसके स्किन से रिलेटेड है या पेट में कुछ गड़बड़ी है या आंखों की समस्याएं हैं, ये उसकी कुंडली से संबंधित हो? बिल्कुल पता चल सकता है। आपको कोई भी बीमारी हो तो कुंडली से पता चल सकता है, आपकी हाथ की रेखाओं से पता चल सकता है। मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि कुंडली में भी 50% बातें सही होती हैं और 50% बातें गलत होती हैं। बहुत सही बात बताई आपने। और आपकी जो हाथ की रेखाएं होती हैं ना, आपकी हाथ की रेखाओं में आपके हर शरीर के अंग की रेखाएं होती हैं। अच्छा। तो अगर अच्छा ज्योतिष होगा तो वो आपके हाथ की रेखाएं देख करके आपको बता देगा कि आपको शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है और इसका इलाज क्या है, और उसको आप अपने रेमेडी, अपने उपायों से ठीक कर सकते हैं। इसमें कई तरह की रेमेडीज आती हैं। कई लोग उपाय करते हैं, कई लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग मंत्रों का जाप करते हैं, कई लोग स्टोन भी धारण करते हैं, स्टोन भी पहनते हैं कई लोग। तो उससे आपको रिलैक्स मिल जाता है और ये चीजें वाकई में काम करती भी है। पंडित जी, आप लोग जो छोटे छोटे रेमेडीज बताते हैं, कई बार कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जला दें, या बृहस्पतिवार के दिन 2 केला दान कर दें, या सोमवार के दिन चींटियों को कुछ चीनी खिला दें, या इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडीज आप लोग बताते हैं, तो क्या वास्तव में ये पीपल के नीचे दिया जलाने से शनि भगवान जो एक प्लैनेट हैं बहुत दूर हैं, तो उन पे उनकी कृपा होती है, या उस ग्रह से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो भी परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं? बिल्कुल कम होती है, 100% कम होती है। क्योंकि जब भी कोई रेमेडी आप करते हैं तो उस रेमेडी के अंदर आप सीधा कनेक्ट होते हैं, जिस ग्रह के लिए आप रेमेडी कर रहे हैं सीधा आप उससे कनेक्ट होते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप अपनी आस्था के साथ उसको कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्टिविटी सीधा आपके वहां पहुंचती है। जैसे आप यहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल से अमेरिका में बात कर सकते हैं, कनेक्टिविटी है ये। तो उसी तरह से जब कोई रेमेडी आप आस्था के साथ करते हैं तो वो कनेक्टिविटी उस ग्रह से जाकर के मिल जाती है या उस देवता से जाकर के मिल जाती है। मतलब ये आस्था से संबंधित है? ये आस्था से संबंधित है, आप इसे आस्था से संबंधित भी कह सकते हैं, या एक साइंटिफिक रीजन भी आप इसको दे सकते हैं। साइंटिफिक किस तरह से? साइंटिफिक रीजन ऐसे दे सकते हैं कि जैसे मैंने मोबाइल से बात करी अमेरिका बैठे बैठे किसी कस्टमर से, उसी तरह से आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं आपके देवता यानी जिनको भी आप मानते हैं उनको कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो इसे साइंटिफिक रीजन भी आप कह सकते हैं। लोग तरह तरह के स्टोन्स पहनते हैं, आप भी लोगों को बताते होंगे कि पन्ना पहनना है या कोई भी स्टोन बताते होंगे, तो क्या वास्तव में जो कहा जाता है कि जो सौर मंडल की ऊर्जा है या जो रोशनी है, ये स्टोन इसको ग्रहण करके आपके शरीर को फायदा दे रहा है, या इससे आपके मनोवांछित कार्य जो है पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल इसलिए होता है रश्मि जी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्टोन जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं। आपने देखा हो उसमें क्या होता है कि स्टोन्स के अंदर विंग्स होती है, नसें होती हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी और साइंटिफिक दोनों ही बताऊंगा आपको। ठीक है? ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ये है कि आप ग्रह के लिए जो स्टोन आप पहन रहे हैं वो ग्रह के लिए पहन रहे हैं, उस ग्रह से रिलेटेड आप पहन रहे हैं।
साइंटिफिक रीजन क्या होता है कि जैसे स्टोन होता है, कोई भी स्टोन अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर वेन्स होती है, नसें होती है। जब वो नसें, स्टोन की नसें आपके हाथ की नस को कनेक्ट करती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। वही पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रहेगी उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से खत्म होगी। तो इस तरीके से स्टोन आपके लिए वर्क करता है। अच्छा, जितना मैं समझ पा रही हूँ कि मान लीजिए कि कोई ऊर्जा मिली तो किसी के शारीरिक स्तर पे ऊर्जा का हो सकता है, अच्छा, साफ हो सकता है। लेकिन अगर लोग इसलिए पहनते हैं कि उसका यह काम बन जाए, उसका मकान बन जाए, उसकी नौकरी लग जाए, लोग इसके लिए भी स्टोन पहनते हैं, तो क्या इस समय में भी कुछ उनको मदद ये भी, हाँ बिल्कुल मदद मिलती है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको 2 लाख बार बृहस्पति के मंत्र का जाप करना है, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं है, आपने एक दिन तो बहुत आस्था के साथ किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, और चौथे दिन आप भूल गए, फिर 5वें दिन आपने किया, फिर 7वें दिन भूल गए। तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग स्टोन पहनाते हैं, क्योंकि स्टोन जो है वो आपकी बॉडी से कनेक्ट होता है। स्टोन की जो ऊर्जा है वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, और वही स्टोन की ऊर्जा आपकी बॉडी की नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करती है, तब जाके आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। इस तरीके से स्टोन काम करते हैं। तो स्टोन पहनना बिल्कुल जरूरी है। अगर सही एस्ट्रोलॉजर आपको मिलता है और सही स्टोन आप उसके द्वारा पहनते हैं जो आपके लिए काम करता है, क्योंकि स्टोन्स में भी वैरायटी आती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि स्टोन की ग्रेविटी क्या है, उसका मैग्नेटिक पावर क्या है, जो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होता है। तो तब जाकर के आप पहनते हैं तो वो आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाता है, और ये 100% सही है। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि शनि से बहुत डरते हैं, चाहे उसकी हैया हो, चाहे साढ़े साथी हो। तो आप इस बारे में लोगों को बताएं एक चीज, क्या ढैया साढ़े साथी की तरह ही प्रॉब्लमेटिक होता है, नुकसान देता है, या फिर उसकी क्षमता कम होती है, किस तरीके से यह प्रभावित करता है? दरअसल क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ग्रह कष्टकारक नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर, क्योंकि शनि भगवान जो होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं। बिल्कुल। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो साढ़े साथी शनि ढैया लगने के बाद भी शनि भगवान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपके कर्म थोड़े से भी इधर उधर होते हैं तो डेफिनेटली साढ़े साथी और ढैया का असर आपके ऊपर पड़ेगा। फिर इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह की रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं कि शनि भगवान की कृपा बनी रहे, उनके जो प्रभाव है हमारे पर उसका असर नहीं हो। तो ये चीजें सारी फिर वहां से निकल के आती है। और इसमें हनुमान जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हनुमान जी की पूजा का महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि शनि भगवान का ऐसा माना जाता है कि शनि भगवान की नजर जिसके ऊपर पड़ी तो उसका सर्वनाश हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे देवी देवता हो। लेकिन हनुमान जी सिर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर शनि भगवान का जादू या असर नहीं चला, आप ये कह सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा को ये वरदान दिया गया था। शनि भगवान ने ये वरदान दिया है कि जो भी सच्चे मन सच्ची आस्था से हनुमान जी की सेवा अर्चना करेगा तो उस व्यक्ति के ऊपर मेरा प्रभाव कम रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इससे ही एक संबंधित सवाल है, कंटक शनि क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है? कंटक शनि जो होता है ना, ये आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि शनि आपके कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है या 7वें घर में बैठा हुआ है, और अगर बैठा हुआ है तो नीच होकर के बैठा हुआ है, और किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो उस ग्रह का क्या फर्क पड़ रहा है शनि के साथ में, उसको हम लोग कंटक शनि कहते हैं। कंटक शनि को सिंपल भाषा में अगर आप कहेंगे, कंटक को अगर आप कहेंगे तो कांटा बोला जाता है। तो जब कंटक शनि की स्थिति आपकी कुंडली में होती है तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, आपको एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन आपको रहेगा, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लग जाएंगे, और काफी चीजों में परेशानियां, जैसे आपकी जॉब के अंदर परेशानी आने लग जाती है, आपकी बिजनेस के अंदर परेशानी आने लग जाती है, परिवार में परेशानी आने लग जाती है, तो काफी चीजों में फर्क पड़ता है इससे, कंटक शनि से। इसलिए अपनी कुंडली दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुंडली दिखाएं, चाहे आप अपने हस्तरेखा विशेषज्ञ अपना हाथ दिखाएं, ये दिखाना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि इससे आपको आपके भविष्य का पता चल जाता है कि अगर हमारे ग्रह गलत होकर के बैठे हुए या हम अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम अपने भाग्य को कैसे सही कर सकते हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को 2 और योग के बारे में बताएं। एक तो हर्षण योग होता है, एक केंद्रुम होता है। केंद्रुम योग होता है। तो इन दोनों योग के बारे में आप बताएं।
केंद्रुम योग जो होता है ना, केंद्रुम शनि राहु केतु जब एक दिशा के अंदर बैठते हैं तो इसको केंद्रुम योग कहा जाता है। केंद्रुम योग के अंदर क्या होता है ना कि आपके जीवन में वही सारी परेशानियां आने लग जाती हैं। इसमें केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके जीवन के अंदर। आप डबल माइंड रहने लग जाते हैं, आप बैठे हुए यहाँ हैं, दिमाग कहीं और काम कर रहा है, इस तरह की स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। मतलब जब ये दशा आती है ना तो आप एक एक रुपए के लिए परेशान हो जाते हैं। जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं कर्जा चुकाने के लिए फिर मैं दोबारा कर्जा ले रहा हूँ, चूक नहीं पा रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद आपकी शरीर की हालत खराब होती जा रही है, आपको बीमारियां लगती जा रही है, आप बैठे हुए यहाँ हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ध्यान आपका कहीं और है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रुम योग आपको हानि पहुंचाता है। उसके लिए फिर अलग रेमेडीज होती है कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, कैसे इस दोष को हम लोग खत्म कर सकते हैं। हर्षण योग जो होता है, हर्षण योग के अंदर जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तब हर्षण योग बनता है। हर्षण योग को अच्छा माना जाता है, अच्छा। उससे शुभ संकेत मिलते हैं आपके जीवन में जब आपकी कुंडली में हर्षण योग बनता है तो जीवन में तरक्की उन्नति करते हैं। ये पंडित जी, कुंडली में दोष कई तरह के होते हैं। एक उसमें से बहुत सुना है हमने, काल सर्प दोष। जी तो उसके बारे में सुना है ऐसा कि अगर किसी ने पूर्व जन्म में किसी सर्प की हत्या की हो तो इस जन्म में भी उसकी मृत्यु सांप के काटने से हो जाएगी। तो आज के समय में अगर कोई दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है, यहाँ तो सांप नहीं होते हैं, तो फिर इस काल सर्प दोष का क्या औचित्य है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा रश्मि जी कि हमारे देश के अंदर आडंबर और भ्रांतियां बहुत है। मैं आपको सच बताऊं, इन आडंबर और भ्रांतियों से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। काल सर्प दोष का मतलब होता है कि कुंडली के अंदर आपकी जो लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली में जब राहु एक स्थान में बैठा हो, केतु उसके सामने बैठे हो और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आते हो, उसको काल सर्प दोष कहते हैं। अच्छा। तो आजकल जितने भी ये नए नए पंडित जी आते हैं ये बता तो देते हैं लोगों को काल सर्प दोष है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि काल सर्प दोष होते कितने तरीके के। ओके। काल सर्प दोष होते हैं 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं। अच्छा। कुछ काल सर्प दोष ऐसे होते हैं जब आपके कुंडली में वो आते हैं तो वो अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देते हैं। काल सर्प दोष के बारे में काफी सारी चीजें हैं। जब आप कोई एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ते हैं या किसी अच्छे ज्योतिष से आप मिलते हैं तो उसका विश्लेषण जो है आपको अच्छी तरीके से पता चलता है। उसमें परेशानियां क्या आती है कि जैसे 40 साल तक आयु तक आपका अल्प मृत्यु का योग बना रहता है काल सर्प दोष के। अच्छा। जी, और इसलिए काल सर्प दोष की पूजा कराना जरूरी होती है। आपने सुना भी होगा शायद उज्जैन के अंदर, नासिक के अंदर काल सर्प दोष की पूजा भी होती है, तो पूजा कराना जरूरी होता है। अब कई लोग पूजा नहीं करा सकते हैं तो छोटी छोटी रेमेडी करके इस काल सर्प दोष को खत्म करते हैं। तो ये ऐसे दोष होते हैं हमारी कुंडली के अंदर। कुछ दोष ऐसे होते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होते, इनका प्रभाव कम हो जाता है लेकिन खत्म कभी नहीं होते। एक दोष होता है मंगल दोष, और इसके बारे में लोगों को बहुत परेशानी होती है, शादी से रिलेटेड होते हैं कि अगर शादी हुई तो जो भी है पति या पत्नी उन पर संकट आएगा। तो ये पूजा कराने से खत्म हो जाता है या आगे फिर समस्या बनी रहती है? मैं ना हमेशा अपने जितने भी मैं लोगों की कुंडली देख चुका हूँ या हर तरह का देख चुका हूँ तो मैं सब लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने जहां तक पढ़ा है, जितनी मेरे को समझ है कि 3 दोष होते हैं हमारी कुंडली के अंदर जो मेन होते हैं। ठीक है, एक पित्त दोष होता है, एक काल सर्प दोष होता है, एक मंगल दोष होता है। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो इन दोषों की तो इनका प्रभाव कम हो जाता है लेकिन ये खत्म नहीं होते। अच्छा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरा, मंगल दोष भी 2 तरह का होता है। अच्छा। एक होता है उच्च मंगल दोष, यानी आप लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से अगर आप मांगलिक हैं तो वो उच्च मंगल दोष कहलाता है। अगर आप लगन कुंडली से मांगलिक हैं और चंद्र कुंडली से नहीं है तो आंशिक मंगल दोष कहलाता है, यानी लो मंगल दोष कहलाता है। ठीक है, अब इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर स्त्री अगर मंगल दोष है उसको और पुरुष को नहीं है तो स्त्री हमेशा भारी रहेगी पुरुष के ऊपर। अच्छा। ये कैसे? जैसे डोमिनेंट आप कह सकते हैं, हस्बैंड के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, तबीयत खराब रहेगी उनका। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं बनता है, इस तरह का। तो मंगल दोष बहुत ज्यादा प्रभावित करता है आपके जीवन को। मैं आपसे पंडित जी आपको रोक के छोटा सवाल पूछूंगी। मैं बिहार से हूँ और वहाँ पे जब शादी की प्रथा होती है तो पहली शादी हमारी आम के पेड़ से होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो मांगलिक लोग होते हैं उनकी तो होती ही है स्पेशल, और जनरल शादी भी जो होती है उसमें भी ऐसा ही नियम होता है। तो ये इसी के लिए होता है या इसके पीछे कुछ और होता है? ये अलग अलग जगहों की अलग अलग धारणा है। अच्छा। आप कहीं भी जाएंगे तो ये पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी जाएंगे कोई किस तरीके से शादी करता है, किसी का क्या रीजन है, किसी की क्या मान्यता है,
लेकिन मंगल दोष में क्या होता है कि मंगल दोष में अगर आपकी कुंडली में आपको मंगल दोष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक बार आपको मंगल की पूजा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा ये आपके मंगल जीवन के लिए होता है, तभी तो हम कहेंगे मंगल जीवन है, अच्छा मंगल ही मंगल है। तो इसलिए मंगल भगवान को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मंगल ग्रह को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मंगल की पूजा जब आप कराते हैं तो इससे मंगल का प्रभाव कम हो जाता है, तो आपका जो जीवन है वो सुख में और सरलता से बीतता है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर मैं काफी सारे अपने जैसे क्लाइंटों से बात कर चुका हूँ इस बारे में। कई लोग कहते हैं कि 27 साल के बाद में आपका मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंगल दोष कभी खत्म नहीं होता है, चाहे आप 27 साल के हो जाए चाहे 28 साल के हो जाए, मंगल दोष खत्म नहीं होता है। मंगल दोष की पूजा कराना जरूरी होता है, मंगल दोष की रेमेडी आप कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, तो ये कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सरलता से बीते, सुगमता से बीते, तो आप अपनी कुंडली दिखा के अपने भविष्य की जानकारी ले सकते हैं। एक और समस्या होती है लोगों को जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, तो इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं कि उसमें क्या होता है, यह प्रभाव खत्म हो जाता है या ये भी लॉन्ग टर्म रहता है। मूल नक्षत्र में क्या होता है ना कि मूल नक्षत्र में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो देखा जाता है कि मूलों में तो नहीं है, तो उस समय उसकी पूजा होती है, तो वो कराना जरूरी होता है और वो कराना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के जीवन की बात होती है। ये मूल नक्षत्र जो होते हैं, अगर आप पूजा नहीं करवाते हैं तो आगे तक बच्चे के जीवन में परेशानी रहती है, यानी वो बीमार रहता है। अच्छा, इसलिए मूलों की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी होती है करवाना बच्चों के लिए खासकर। आजकल अगर आप देखें दुनिया में कोई भी आपको शायद ही ऐसा बिरला मिलेगा जो कहेगा मैं सुखी हूँ, सबको कोई ना कोई समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो चाहे शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, नौकरी की समस्या है, घर में कलह है, किसी न किसी चीज से लोग जूझ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में क्या एस्ट्रोलॉजी उनकी कुछ मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिस देवी देवता के अंदर आप विश्वास करते हैं, आप आस्था उनके अंदर रखें और वो आपके नैया पार करा के लेके जाएंगे। पहला तो ये। दूसरा ये है कि जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी, आपका काम नहीं बन रहा है, आपके घर में हारी बीमारी है, ग्रह कलेश है, पति पत्नी में कलेश हो रहा है, तो मैं एक छोटी सी रेमेडी आपको बता रहा हूँ, आप करके देखना, आपको 7 से 10 दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जी बताएं। आपको क्या करना है कि बहुत सरल रेमेडी बता रहा हूँ मैं, सरल रेमेडी इसलिए बताता हूँ कि आप उसको इसी तरीके से कर सकें और सब जने कर सकें। आपको एक नींबू लेना है, उस नींबू के अंदर आपको 4 लौंग लगानी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसके और लौंग आपको लगानी है साबुत फूल वाली लौंग लगानी है। उसके बाद अपने ऊपर से 21 बार घुमा करके उसको एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर में किसी ऊंचे स्थान पे आप रख दीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी मन की इच्छा है, उस समय आप बोल दीजिए हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, और वो आपकी इच्छाओं को, कामनाओं को जल्दी सुनते हैं। अच्छा। आप एक बार मेरे कहने से करके देखना, आप भी करके देखना एक बार। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा तो ये छोटा सा उपाय हनुमान जी का करके देखना और आपको लाभ मिलेगा और आपका वो काम बन जाएगा। ये बहुत सरल रेमेडी, इसे हर कोई कर सकता है। लास्ट में 21 दिनों के बाद जो नींबू आपने रखा है, उसको 21 दिन के बाद में जब आपके घर में, फैक्ट्री में, कहीं भी अगर आप रखते हैं, तो उस नींबू को वहां से हटा करके या तो बहते हुए जल में आप छोड़ दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, आपका काम बन जाएगा। पंडित जी, अंतिम सवाल। मैंने देखा है ऐसा ऑनलाइन या आजकल जो कुछ पंडित हैं जो रेमेडीज बताते हैं, वो 51,000 रुपए, 75,000 रुपए, लाखों रुपए तक की भी पूजा होती है। ऐसे में जो हमारे गरीब लोग हैं उनको समाधान कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो तो इतनी महंगी पूजा नहीं करा सकते। और आप ये देखिए, ये मंदिरों के भी मैं बता रही हूँ, चाहे आप बड़े बड़े मंदिर जितने भी है हमारे ज्योतिर्लिंग, वहां का रुद्राभिषेक का चार्ज आप देखें है 50,000 में है, 7,000 का भी कहीं कहीं मैंने देखा। जैसे बाबा वैद्यनाथ धाम में 7,500 समथिंग का है, कहीं कहीं पे ऐसे भी हैं जहाँ पर की लाखों में भी हैं। तो जो हमारी गरीब जनता है, जो उनके लिए आप कुछ रेमेडी बताना चाहें, छोटे मोटे। अगर आपके जीवन में बाकी में परेशानी लगती है और आप इस तरह की पूजा अर्चना नहीं करा सकते हैं, तो मैं कुछ छोटी छोटी रेमेडीज आपको बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको अगर रुद्राभिषेक करना है तो आपके आसपास कोई भी शिवालय मंदिर हो, वहां आप जाएं, एक आप तांबे का कलश ले लें, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और साफ पानी, ये आप डालें, थोड़े से काले तिल डालें, और शिवलिंग के ऊपर जब आप चढ़ाएंगे तो शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है आप शिव जी के सामने कह सकते हैं। और उसके बाद 11 या 21 बार, जैसा भी आपको सही लगे, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें।
और वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल रेमेडी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और आपने इतना सब कुछ बताया लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आकर के, और मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें, और दिन ब दिन आप आगे बढ़ते रहें, और ये कार्यक्रम जो है लोगों को पसंद आए, और जो चीजें हम लोगों ने इसके अंदर बताई, जो डिस्कस किया है, ये इंसानों के जीवन यानी मनुष्य के जीवन से रिलेटेड है, वो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही है, इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो आप अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष को बताएं, जिससे आगे का रास्ता आपको मिल सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपके चैनल पे आकर के, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है वो लोगों के लिए है, और ये आपकी सबसे अच्छी बात है।